डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री का उपसंयोजन यौगिक। ये चैप्टर जो है ये छोटा चैप्टर है, पर इसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अधिक आते हैं, यानी कि लगभग 7 या 8 नंबर में इसके प्रश्न आते हैं। और इस पे जो भी टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, मैं उन सारे टॉपिकों को इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये बात गलत होती है तो आप मुझे बाद में एग्जाम के बाद भी मिल सकते हैं। देखिए, जिसमें मैंने टॉपिकों को रखा है तो मैं क्या करूंगा कि एक एक टॉपिक को इस बोर्ड पे क्या करूंगा कि कवर करूंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक बार में तो कवर हो नहीं पाएंगे। तो मैं इन सारे टॉपिकों को बता देता हूं कि मैं ये सारे टॉपिक आपके इस बोर्ड पे कवर कराने वाला हूं। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि उपसंयोजन यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है या उसको कैसे निकाला जाता है, मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक, फिर उनके आईयूपीएसी नाम को पढ़ा जाएगा कि यानी उपसंयोजन यौगिक जो होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे। फिर उनके समावयवी क्या होगा कि जो समावयवता का मतलब होता है कि यानी जिनके अणु सूत्र समान हो और उनके जो रासायनिक गुण हो या उनकी संरचना में जो भिन्नता आएगी या परिवर्तन होगा, उसे हम समावयवी कहते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या है, या किसी भी आयन को देखेंगे या किसी यौगिक को हम देखते हैं तो वो कैसे पहचान करेंगे कि ये लिगेंड है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय गुण का मतलब ये हुआ कि जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं उनमें चुंबकीय गुण कौन सा होता है या कौन से प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इंपॉर्टेंट तो सही है, सभी हैं, लेकिन ये दोनों तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। उसके बाद समन्वय संख्या किसे कहते हैं, समन्वय संख्या को ही उपसंयोजन संख्या भी कहा जाता है। ठीक, ये दोनों का मतलब एक है। एक होता है वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक, मैं इन सारे टॉपिकों को क्या करने वाला हूँ कि कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, तो ऑक्सीकरण। तो पहला टॉपिक हमारा आ चुका है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे निकालेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। और मैंने जो भी ये एग्जाम्पल लिए हैं ऑक्सीकरण संख्या को समझाने के लिए, वो देखेंगे आप लोग, ये बोर्डेड में आए हुए प्रश्न, यानी कि 2017 में इसको पूछा गया है, इसको भी 17 में पूछा गया है, और इसको 2 साल यानी कि 14 में और 23 में, इन दोनों को इसमें दोनों साल पूछा गया है। खैर, हमको इससे बोर्ड से क्या मतलब है, कोई भी प्रश्न आए, अगर हम लोग पद्धति सीख लेंगे तो वो किसी बोर्ड में आए या ना आए, बस प्रश्न आए तो हम उसको कर लिए, हमको इससे मतलब होना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए, उपसंयोजन संख्या यानी उपसंयोजन यौगिक में अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी कि जो भी लिगेंड के पहले आएंगे वो सभी केंद्रीय धातु परमाणु होंगे। तो देखिए, इसका केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, इसका कोबाल्ट है और इसका कॉपर है। यानी कि बड़े वाले कोष्टक में हम ज्यों ही प्रवेश करेंगे और बड़े वाले कोष्टक के सब जो प्रवेश करेंगे और जो सबसे पहला जो परमाणु होगा, आप ऐसे समझ जाइए वो क्या होगा, तो वो होगा केंद्रीय परमाणु, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। यानी बड़ा वाला कोष्टक लिगेंड लिगेंड होते हैं छोटे वाले कोष्टक में, और जो बड़े वाला कोष्टक होता है वो आपका होता है मंडल क्षेत्र। मंडल क्षेत्र, ठीक, आपको ये याद रखना है कि जो छोटे वाले कोष्टक में होते हैं वो होते हैं आपके लिगेंड, और जो बड़े वाले कोष्टक में होते हैं वो होते हैं आपके मंडल क्षेत्र। और मंडल क्षेत्र में आपको ये करना है कि ये देखना है कि जो सबसे पहले आएगा, मंडल क्षेत्र में प्रवेश किया और यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वही आपका कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। जब केंद्रीय धातु परमाणु आ गया तो हम इसी पे हम क्या करेंगे, इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो अब हमको ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि उसी को, जिसको निकालना है उसको मानेंगे x, और बाकी के जितने उसके आयन होते हैं उन सबका मान लिखा जाएगा। जैसे इसको मान लेंगे हम x, ठीक, फिर इसको छोड़कर जब इस पे आएंगे तो उसके लगाएंगे प्लस। मैंने क्या कहा है कि जिसका निकालना है उसको मानेंगे x, इसको छोड़कर जब इस पे आएंगे तो इसके लगाएंगे प्लस। H2O पे कितना चार्ज होता है, तो H2O पे जब भी आपको लिगेंड होते हैं उन सबका नाम याद होना चाहिए। नाम याद होने के साथ साथ उन पे कितना चार्ज होता है वो भी याद होना चाहिए। तो H2O पे होता है 0 चार्ज। ठीक, H2O 1 होता तो केवल एक बार 0 लिखते, H2O कितना है 4, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, जब इसका नाम लिखे लेंगे तो इसके नाम के बाद हमें क्या करना है, फिर अगले पे आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर प्लस लगाने के बाद
हम लोग आएंगे क्लोरीन पे। तो क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का आपका होता है -1, तो ये हो जाएगा -1। कितने हैं, 2 है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक, मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसको मानेंगे x, H2O पे होता है 0 चार्ज, 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। फिर इसको छोड़ के जब इस पे आएंगे तो लगाएंगे प्लस। क्लोरीन का होता है -1, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे और बराबर 0। सॉरी, एक आता है ऑक्सीकरण संख्या से कि जब इस पे आयन होता है, यानी कि प्लस आना आ सकता है, माइनस आयन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या ये तो उदासीन है। जब इस पे आयन आएंगे तो उसको क्या किया जाता है कि उसको 0 के जगह पे रखा जाएगा। अगर प्लस आएगा तो प्लस रखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस। जैसे मान लो आ जाए -2, आया नहीं है लेकिन मैंने ऐसे कर दिया है, तो माइनस जब 2 आ जाएगा तो यहाँ -2 रखेंगे। मान लो -2 आ ही गया तो -2 यहाँ रखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं होता तो यहाँ क्या रखते, तो 0 रखते। अब सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, 4 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को छोड़ देते हैं, ये खत्म। फिर प्लस है तो प्लस, अब माइनस में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2। ठीक, फिर बराबर -2। अब माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो ये x, माइनस का इसमें गुणा होगा तो फिर ये -2 है तो 2, और इधर पे कितना है, तो -2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा x, ये -2 है, जब उधर जाएगा तो यहाँ -2 तो है ही, अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2, -2 +2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 0। अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ क्या करते, -2 को हटाएंगे, -2 को हटाएंगे और फिर ये माइनस इसमें गुणा होता है -2, और जब ये -2 इधर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा +2। अर्थात यानी कि इसमें जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है आपका, तो यहाँ 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या आएगा +2। यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर मान माइनस में आएगा तो बच्चे माइनस में तो लिखते हैं, लेकिन जब प्लस में आता है तो उसको कहते हैं कि गणित की भाषा में कि वहाँ प्लस छिपा होता है। यही आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको आयन सहित लिखना है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में फिर हम इसको क्या मानेंगे, तो अगले प्रश्न में हम लोग फिर इसको x मानेंगे। इसको छोड़ के जब हम इस पे आएंगे तो लगाएंगे प्लस। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है तो ये होता है 0। 5 है तो क्या करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको छोड़ के इस पे आएंगे तो प्लस। क्लोरीन का होता है -1, यानी जो जिसका जितना आयन होता है, जितना चार्ज होता है, सबसे पहले उन सभी आयनों को लिखा जाएगा। फिर हम लगाएंगे प्लस। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्लोरीन का होता है -1, वो 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो लिखेंगे 0। ठीक, कोबाल्ट का x, इसका होता है 0, 5 है तो 5 से गुणा, क्लोरीन का होता है -1, फिर प्लस, क्लोरीन का होता है -1, 2 है तो 2 से गुणा, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर प्लस हो गया, माइनस में इस प्लस है और इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, -1। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि गुणा होगा। अब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 0। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये x, -1 और -2, -3 बराबर 0। और फिर जब हम इसको ऐड करेंगे या इसको पक्षांतर करेंगे, सॉरी ऐड नहीं, अभी -3 जब इधर आएगा तो यहाँ क्या होगा, +3। यानी कि जब धनात्मक में आएगा तो उसको धनात्मक सहित लिखना है, और अगर ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक सहित लिखा जाता है। अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पे। तो आखिरी आपका प्रश्न यह है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। फिर कॉपर को मानेंगे x, NH3 पे होता है 0 चार्ज, 4 से इसमें गुणा करेंगे, और सल्फेट पे होता है -2 चार्ज बराबर 0। फिर मैं समझा देता हूँ। कॉपर का होता है x, अमोनिया पे चार्ज होता है 0, 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है तो सल्फेट का लिख देंगे -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये x प्लस ये हो जाएगा 0, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और 2 से ये तो 2 ही हो जाएगा बराबर 0। तो इसका मान हो जाएगा x बराबर +2। अर्थात पहले का आंसर आया +2, दूसरे का +3 और तीसरे का +2। ठीक, ये हो गया आपके ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आता होगा तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है कि ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं उप सहसंयोजन यौगिक के जो दूसरे टॉपिक हैं उस पे, यानी कि जो भी टॉपिक होगा, पहला तो ऑक्सीकरण संख्या था, अब हम लोग आएंगे आयुपेशी नाम पे। आइए,
आईयूपीएसी नाम को देखा जाए। अब आ चुका है हमारा अगला टॉपिक, उपसहसंयोजन यौगिकों का जो आईयूपीएसी नाम है उसको करना है। यानी ये भी आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निश्चित है कि आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। एक ऑक्सीकरण संख्या, वो बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाएगा, जो 1 नंबर या 2 नंबर 1 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु जो भी होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो ऑप्शन में जो होगा आप टिक कर लेंगे। दूसरा ये होता है कि ये 4 नंबर में आता है, 2 प्रश्न आते हैं कि इनका आईयूपीएसी नाम लिखिए। यानी कि अब इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले इसमें 3-4 नियम है। मैंने इस पे अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपको अगर यहाँ समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे वीडियो में जाके देख लेंगे, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है। यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश पूरा करूंगा। तो देखिए, जब इनका नाम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इनका नामकरण आइए हम करते हैं। तो देखिए, इनका नामकरण करने से पहले सबसे पहले इनके जो 2-3 नियम है मैं क्या करता हूँ कि सब ये करता भी चलता हूँ और नियम भी समझाते चलूंगा, क्योंकि अगर नियम लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएंगे कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब इनका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो मंडल क्षेत्र के बाहर अगर उपस्थित परमाणु है, यानी मंडल क्षेत्र किसे कहते हैं और लिगेंड किसे कहते हैं, मैंने अभी इस वीडियो में भी बताया है कि जो छोटे वाले कोष्टक में है वो लिगेंड है और जो बड़े वाले कोष्टक में है वो आपके मंडल क्षेत्र हैं। यानी इस मंडल क्षेत्र के अगर बाहर उपस्थित परमाणु है तो उसको क्या करेंगे हम कि उसका नाम लिखा जाएगा सबसे पहले। तो सबसे बाहर परमाणु कौन है, तो पोटेशियम है, तो क्या करेंगे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम नाम लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे। ठीक, पोटेशियम का नाम, क्योंकि देखिए मंडल क्षेत्र के जो बाहर उपस्थित परमाणु है सबसे पहले उसका नाम, नियम पहला यही है कि मंडल क्षेत्र के बाहर उपस्थित परमाणु का सबसे पहले नाम, जैसे ये मंडल क्षेत्र है इसके बाहर उपस्थित परमाणु का नाम। अब ये मंडल क्षेत्र है लेकिन इसके बाहर उपस्थित परमाणु नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसका नाम नहीं लिखेंगे, अगर होगा तो सबसे पहले, नहीं होगा तो नहीं। पहला नियम ये है। ठीक, तो बाहर उपस्थित परमाणु था पोटेशियम, तो पोटेशियम नाम लिख दिया गया है। इसके क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी कितनी संख्या 2 है कि 3 है, लेकिन जब हम मंडल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उनकी संख्या से हमें मतलब होगा। जैसे इसमें 4 है तो 4 के लिए लिखना चाहिए टेट्रा, लेकिन अब 4 के लिए हम टेट्रा नहीं लिखें, डायरेक्ट धातु का नाम लिख दें पोटेशियम, यहाँ हो जाएगा कैल्शियम, यहाँ नहीं है तो नहीं। ठीक, उसके बाद हम इसका नाम लिखने से लिखेंगे तो जब जाएंगे मंडल क्षेत्र में यानी बड़े वाले कोष्टक में जब प्रवेश करेंगे तो फिर उसके जब प्रवेश करेंगे तो किसका नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का। इसका नाम लिखने के बाद जब हम इसमें प्रवेश करेंगे तो किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। इसका अभी है ही नहीं तो जब इसमें घुसेंगे सबसे पहले इसी में तो किसका नाम, H2O का। ठीक है, यानी कि मंडल क्षेत्र में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो लिगेंड का नाम लिखा जाता है। और लिगेंड किसे कहते हैं, जो छोटे वाले कोष्टक में उपस्थित होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर जो सारे जितने मंडल क्षेत्र में होंगे वो सभी लिगेंड कहलाएंगे। जैसे इसको छोड़ के सभी, इसको छोड़ के सभी, इसको छोड़ के सभी। ठीक, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कौन, तो बड़े वाले कोष्टक के तुरंत बाद, बड़े वाले कोष्टक के तुरंत बाद, बड़े वाले कोष्टक के तुरंत बाद, तीनों में Fe ही है। तो पोटेशियम हो गया, जब हम इसमें प्रवेश किए तो ये हो गया, इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम है साइनाइडो। ठीक, या इसको आप बोलते हैं साइनो, सॉरी। अब ये 6 है तो 6 को भी लिखेंगे कितना, तो हेक्सा। 6 को लिखा जाता है हेक्सा, 2 को लिखा जाता है डाई, 3 को लिखा जाता है ट्राई, 4 को लिखा जाता है टेट्रा, 5 को लिखा जाता है पेंटा। उसी तरह 6 को लिखा जाएगा हेक्सा, तो हेक्सा मतलब 6, तो क्या 6, तो साइनो, तो लिखेंगे सायनो, साइनो। या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं साइनाइडो। लिगेंड बनाने के लिए अगर आपको अगर उस तत्व का नाम, उस यौगिक का नाम पता है तो बस उसमें O की मात्रा जोड़ देंगे तो वो लिगेंड बन जाएगा। जैसे CN को बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइड है, O की मात्रा तो साइनाइडो, साइनाइडो। इसका नाम होता है एक्वा, जल को उसमें बोला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक में एक्वा। ठीक, या एक्वा लिखिए या एक्वो लिखिए, लिगेंड बनाने के लिए एक्वो। ठीक, तो 6 के लिए हेक्सा, ये है साइनो। जब इसका नाम लिख दिए, इसका नाम लिख दिए तो बचा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसका नाम लिखेंगे फेरस, Fe से होता है फेरस। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नियम ये है कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तो देखते हैं कि बाहर अगर उपस्थित परमाणु है तो उसके नाम में हम जोड़ते हैं 8, तो फेरट लिखेंगे फे रे, अस नहीं लग के क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट। अगर अस लगता है तो क्या लिखेंगे, फेर अरे अस, फेरस। अगर अस जोड़ेंगे, अगर बाहर उपस्थित परमाणु नहीं होगा तो इसके नाम में जोड़ेंगे अस, तो फेरस हो जाएगा। अगर बाहर उपस्थित परमाणु है
तो उसमें 8 यानी 8 की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा फेरेट। ठीक, उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो क्योंकि मैंने नियम पहले नहीं समझाया है, लेकिन अब इसको लिखने के बाद जब इस पे आएंगे आप तो समझ में आपको आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो पहला पोटेशियम, फिर हेक्सा 6 हेक्सा, ये हो जाएगा साइनो, और जब इसके बाहर उपस्थित परमाणु है तो इसका नाम होता है फेरस। तो जब बाहर उपस्थित परमाणु होगा तो इसके नाम में जोड़ेंगे फेरेट। और एक बात और, आप इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं देंगे, यानी एकदम एकदम पास पास लिखा जाएगा फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो Cn पे होता है -1, जब आप इसका निकालेंगे तो इसका होता है -1 6, तो -6, ये हो जाएगा +4 -4, आप +6 में से घटाएंगे जब इसका आप निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आएगा -2। अब -2 आए चाहे +2 आए उससे कोई मतलब नहीं है। और ऑक्सीकरण संख्या को दिखाया जाएगा किससे, तो हम दिखाएंगे रोमन अंक में और लिख देंगे आयन। ठीक है, आप इसका ऑक्सीकरण संख्या भी मैंने दिखाया है, निकालना आपको सिखाया। आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Fe का तो आएगा 2, या -2 आए या +2 आए उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप आयन सहित लिख देंगे, यानी माइनस प्लस नहीं लिखना है। उसके बाद हम आएंगे दूसरे पे, तो दूसरे को भी हम वैसे ही करेंगे। इसका नाम है कैल्शियम, तो लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम भाई आ गए। अब कैल्शियम भाई का नाम लिखने के बाद हम आएंगे किसमें, तो मंडल क्षेत्र में। मंडल क्षेत्र में किसका नाम, तो लिगेंड में। कितना है, तो 6 है, तो 6 के लिखेंगे हेक्सा। एकदम पास पास दूर दूर लिखेंगे, नंबर कट जाएगा, हेक्सा। और ये हो जाएगा साइनाइडो, लिख देते हैं साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है Fe। तो फेरस होगा लेकिन बाहर उपस्थित परमाणु है तो इसके नाम में हम फिर जोड़ देंगे फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, अगर आपको आता होगा तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे -1, 6 से गुणा करेंगे तो ये जगह -6, इसका होता है +2, इसको मानेंगे x तो ये +2, इसका होता ही है तो 2 होता है तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, -6 और +4 यानी -2, तो इसका भी आयन आ जाएगा +2 आयन। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। ये आपको रफ में करना है, मैं तो मुझे आ रहा है, मुझे डायरेक्ट आ रहा है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग चाहेंगे तो रफ में कहीं साइड में करके निकालेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद हम जब इसका नाम लिखेंगे तो जैसे दोनों में बाहरी परमाणु होते थे, इसमें है ही नहीं तो क्या करेंगे, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, इसके बाहर उपस्थित परमाणु नहीं है तो सबसे पहले इसमें घुसेंगे, इसमें घुसेंगे तो इसका नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा। हेक्सा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका हेक्सा, क्योंकि 6 है और जल को बोला जाता है एक्वा, तो ये हो जाएगा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर इसका नाम, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फेरस। बाहर उपस्थित परमाणु नहीं है तो फेरस ही लिख देंगे, अगर उपस्थित होता तो क्या करते, फेरेट करते। ठीक, पहले बाहर उपस्थित परमाणु का नाम नहीं है तो मंडल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, किसका नाम, तो लिगेंड का नाम, यानी जो भी छोटे वाले कोष्टक में होंगे या केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर जो भी होंगे वो सभी लिगेंड ही कहलाएंगे। उनका नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो फिर जब इनका नाम लिखेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो फेरस हो गया। जब इस सबका नाम लिख लिए तो जिस तरह बाहर का सबसे पहले लिखते थे उसी तरह जो बाहर इधर होगा तो सबसे अंतिम में लिखेंगे। तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, इनकी संख्या लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो ये हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसमें हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, इसका मान होता है 0। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसका होता है -1 तो ये हो जाएगा 3, -3, तो ऑक्सीकरण संख्या भी हो जाएगी 3 ही। तो क्लोराइड को हम ना लिखते हुए ऐसे लिखेंगे, 3 को लिख देंगे ऐसे रोमन अंक में 3 और ऑक्सीकरण संख्या, और इसके साथ क्या है, तो क्लोराइड है तो क्लोराइड ऐसे। ठीक, यानी सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम हेक्सा एक्वा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। अब इसकी या तो संख्या को लिखेंगे तो ट्राई क्लोराइड, और नहीं तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका आएगा 3, तो 3 को लिखे हैं रोमन अंक में, और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड, यानी उसमें दोनों काम हो गए, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को भी लिख दिए और उसकी संख्या को भी लिख दिए। ठीक, तो ये हो गया आपका IUPAC नाम। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके इसको देख लेंगे। अब हम आते हैं अगला टॉपिक जो भी हो उसको लिखेंगे। उसके बाद हम आ गए, अगला टॉपिक है लिगेंड। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन जो भी चीजें आ रही है वो क्लियर आ रही है। ठीक, तो लिगेंड किसे कहेंगे हम पहले ही जानते हैं। तो लिगेंड देखिए इसके कई डिफिनेशन होते हैं, यानी कि जो दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से, यानी जो परमाणु या जो यौगिक
केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जो जुड़ते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। ये तो किताबी भाषा हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे मान ली मंडल क्षेत्र ये हो गया और लिगेंड ये हो गया और केंद्रीय धातु परमाणु को हम मानते हैं ए मान लेते हैं, या एक्स को भी मान सकते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको बोलते हैं मंडल क्षेत्र, इसको बोलते हैं लिगेंड। इसी का डिफिनेशन देना तो ऐसे लिख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी चीजें आती है सभी लिगेंड कहलाती हैं। ये भी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। या ऐसे लिखेंगे कि मंडल क्षेत्र से, यानी मंडल क्षेत्र में जो छोटे वाले कोष्ठक में होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तो लिगेंड कहलाते हैं। यानी जो भी आपको समझना है उसे लिख सकते हैं कि मंडल क्षेत्र में जो छोटे वाले कोष्ठक में होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक दंती होता है, द्विदंती होता है और उभय दंती होता है। देखिए, एक दंती का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक मतलब होता है तो आप जानते हैं एक, और दंती का मतलब कि दाता, द्वि का मतलब दो, दंती का मतलब दाता, उभय दंती का मतलब कि जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो। इसमें एक दाता परमाणु, इसमें दो दाता परमाणु, इसमें मान लीजिए कि उभय दंती यानी उसमें देने वाले जो दाता परमाणु होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें एक दंती का मतलब यानी वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 1 हो। द्विदंती का मतलब लिखेंगे कि वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 2, जैसे Cl-, ये आपका क्या है, तो एक दंती लिगेंड है। इसके पास कितने दाता परमाणु है, सिर्फ 1, तो इस पे ये 1 हो जाएगा। द्विदंती में हो जाएगा SO4 है, SO4 पे हो जाएगा कितना, तो -2, तो ये द्विदंती है, इसमें दाता परमाणु 2 हैं। ठीक, उभयदंती में आप ले लेंगे C2O4 यानी ऑक्जिलेट पे होता है -2, इस पे -2 है, तो ये द्विदंती तो लिगेंड इसमें कह भी सकते हैं, लेकिन ये उभयदंती भी है। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 दाता परमाणु है। इसमें सिर्फ एक दाता परमाणु मैं दिखाता हूँ, जैसे कार्बन है, ऑक्जिलेट का C2O4 होता है, सॉरी यहाँ पे C2O4 पे -2 चार्ज। ठीक, तो C2O4 पे क्या करेंगे कि कार्बन से डबल आ बंद। ठीक, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। प्रत्येक कार्बन की बैलेंसी होनी चाहिए 4 और ऑक्सीजन की होनी चाहिए 2। ठीक, तो अब देखते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, सॉरी यहाँ से यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दो। तो देखिए इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है, इस कार्बन की बैलेंसी अभी पूरी नहीं है, रुकिए 1 मिनट, इस कार्बन की बैलेंसी ऐसी नहीं है, तो ये कार्बन हो गया, ये यहाँ हो गया, तो इसका जो दाता परमाणु होगा, सॉरी इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा ट्रिपल बंद और ये हो जाएगा ऑक्सीजन इधर एक और ऑक्सीजन इधर, यानी 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन। अब इनके हम क्या करते हैं, बैलेंसी को पूरा करते हैं, तो 3 1 4 ये भी है, 3 1 4 ये भी पूरा है, ऑक्सीजन का 2 होता है तो ये भी ऑक्सीजन 2, ये भी ऑक्सीजन 2, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी अधूरा है और ये ऑक्सीजन एक अधूरा है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन पे कितने कितने चार्ज आया, तो इन पे एक एक का चार्ज आया, तो इसलिए जब ये दोनों दाता परमाणु है तो इसे कहा जाएगा कि ये उभयदंती लिगेंड है। ठीक, लिगेंडों के बाद अगला टॉपिक जो भी होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ठीक, तो ये जो लिगेंड हो गया उसके बाद जो भी है संयोजकता बंध सिद्धांत है, बर्नर का सिद्धांत है, तो इस पे क्या होगा कि वीडियो अगर बनेगा तो लगभग 1 डेढ़ घंटे का जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इसको यहीं स्टॉप करते हैं, और फिर जब जो भी वो जो टॉपिक बच गया तो मैं उसको अगले दिन बनाऊंगा और उसको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक, उससे क्या होगा कि वीडियो छोटा भी हो जाएगा और उसको आप लोग सीख भी लेंगे। क्लास आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।